नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर 2, 12th क्लास। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस किए गए हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले आप वीडियो का पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो ज़्यादातर 6 और 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं हमेशा से। पेड वीडियो आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं विद पीडीएफ। इसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसानी से आप जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले है, किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में 6 मार्क्स का, कि किन बातों के कारण जो गोरबाचेव है वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए विघटन के क्या परिणाम हुए। जो सोवियत संघ का विघटन 1991 तक हो चुका था, उसका भारत जैसे देशों के लिए क्या परिणाम हुए। थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। शॉक थेरेपी के परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या थी और साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये बेहतर तरीका था। इसके परिणामों की भी व्याख्या करनी है। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इंस्टा मोजो से पॉलिटिकल साइंस की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, अथवा गोरबाचेव को सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है हमेशा। उत्तर है, गोरबाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। इससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई तथा लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो सोवियत संघ है उसमें धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। वहाँ पर सारी व्यवस्था जो है नौकरशाही के प्रभाव में फंसती रही। अर्थात सोवियत संघ में कैसी व्यवस्था थी, राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी। सारी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी और सरकार के हाथ में सब कुछ था, जिसके कारण पूरी व्यवस्था क्या थी, नौकरशाही बन गई। सरकार के लिए एक नौकर की तरह कार्य करने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था थी। अर्थात जो अमेरिका की व्यवस्था थी उसमें क्या था, लोकतंत्र पाया जाता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। परंतु जो सोवियत व्यवस्था थी इसमें लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता थी। ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। थर्ड पॉइंट है, सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। सोवियत संघ में हमेशा से एक ही दल था, वह था साम्यवादी दल। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि ये एक तरह से तानाशाही थी। साम्यवादी दल एक ही था और यही शक्तिशाली था। यद्यपि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विषय में रूस का प्रभुत्व था तथा वही सब प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इससे बाकी गणराज्य स्वयं को दमित और अपमानित महसूस करने लग गए थे। कहने का अर्थ यह है कि सोवियत संघ में एक ही दल व्यवस्था थी, वह साम्यवादी व्यवस्था थी और यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। भले ही सोवियत संघ के अंतर्गत 15 गणराज्य थे, परंतु प्रत्येक विषय पर रूस का ही प्रभुत्व होता था तथा वही सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता था। इससे बाकी गणराज्य अपने आप को कैसा महसूस करने लगे, दमित और अपमानित, क्योंकि उनकी राजनीति में किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है, सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी करी, परंतु धीरे धीरे उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हथियारों पर अत्यधिक खर्चे के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। जो अत्यधिक हथियार थे, इसके कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि सोवियत संघ ने जो है हमेशा से अमेरिका की बराबरी की और अत्याधुनिक खतरनाक हथियार बनाए, परंतु इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अत्यधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ का जो बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर जो है और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया।
जो सोवियत संघ है ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तौर पर जो है नागरिकों के समक्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति में किसका प्रभुत्व था, साम्यवादी शासन था, और आर्थिक में भी महत्वपूर्ण निर्णय होते थे ये स्वयं ही लेते थे, इसलिए नागरिकों के समक्ष सफल नहीं हो पाया। 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। अफगानिस्तान में इन्होंने हस्तक्षेप करा था 1979, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था और अधिक कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ का निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया, मतलब बाहर से जो आ रहा था सामान वह अत्यधिक आने लगा, और जो ये बाहर भेज रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा ही कमी आ गई। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। 1970 के दशक के अंत तक सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, और 1970 तक क्या हुआ था कि सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। इन बातों के कारण ही जो है सोवियत संघ में गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए। सबसे पहला नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव, आप जो है मेन पॉइंट करके इसे याद रख सकते हैं। अगर आप पेपर में नौकरशाही का प्रभाव लिखेंगे और इसे फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और उसके बाद ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं भी ऐसे ही अपना आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद है सेकंड में से हम पॉइंट लेते हैं, जैसे लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको पॉइंट बना लेते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व था, जिसके कारण क्या ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। चौथा है सोवियत संघ का बुनियादी ढांचा जो है तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। उसके बाद है राजनीतिक आर्थिक तौर पर नागरिकों के समक्ष जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। फिर है 1979 में अफगानिस्तान पर सैनिक हस्तक्षेप, और लास्ट पॉइंट है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। इन सभी बातों को देखते हुए सोवियत संघ में गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए थे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। कहा गया है कि जो भारत जैसे देश है इनके लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, या सोवियत संघ के विघटन से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिए। जो सोवियत संघ का विघटन है इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है। सबसे पहले है सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र शक्ति रह गया। जहां सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियां थी, बट सोवियत संघ खत्म होने के बाद अर्थात इसका विघटन होने के बाद अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गई। इसी कारण इसने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसी कारण जो भारत जैसे विकासशील देश है यह भी इसके प्रभाव में आ गए, अर्थात अमेरिका के प्रभाव में आ गए, क्योंकि अमेरिका ही महाशक्तिशाली देश रह गया था। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की भी ये मजबूरी है कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चलें। ठीक है, भारत जैसे देशों के लिए ज़रूरी है कि वे अमेरिका के साथ चलें, क्योंकि यही महाशक्ति है। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। मतलब अब अमेरिका अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व दिखाते हुए, प्रभुत्व दिखाते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे देशों में कभी भी हस्तक्षेप कर देता है। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका का प्रभाव कायम है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इस पर भी अमेरिका का प्रभुत्व देखा जा सकता है, जिससे भारत जैसे देशों को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका की नीतियों का समर्थन करना पड़ता है। कहने का अर्थ यहाँ यही है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वह है अमेरिका। और भारत जैसे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि भारत जैसे देशों का अपना विकास करने के लिए अमेरिका का हमेशा समर्थन करना पड़ता है, और जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उन पर अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो गया है। और भारत जैसे देशों को अगर अपना विकास करना है तो उन्हें अमेरिका की जो भी नीतियाँ हैं उसका समर्थन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, अथवा शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप सोवियत संघ का विघटन पढ़ रहे हैं तो शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, शॉक थेरेपी का अर्थ है सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। मतलब शॉक थेरेपी क्या है, सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ, जो रूस है, पूर्वी यूरोप के देश है, मध्य एशिया जो सोवियत संघ के साथ थे, अब वह जो है इससे आज़ाद हो गया है। तो इन देशों के मध्य साम्यवाद से पूंजीवाद, पहले ये साम्यवादी विचारधारा मानते थे ये सभी देश, बट अब पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है।
मतलब पहले आघात दिया गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, और अब जो है इसका उपचार किया जा रहा है, अर्थात साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया जा रहा है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व, जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना, पूंजीवाद पद्धति से कृषि करना तथा मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना शामिल है। पहले क्या होता था साम्यवादी व्यवस्था में कि सब कुछ राज्य नियंत्रित होता था, राज्य ही सब कुछ निर्णय लेता था। बट जब हम पूंजीवाद को अपना रहे हैं तो पूंजीवाद में क्या हुआ कि सब कुछ जो है प्राइवेट कर दिया गया, सब कुछ निजीकरण कर दिया गया, इसमें राज्य की संपदा का भी निजीकरण कर दिया गया और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया। पूंजीवादी पद्धति से कृषि की गई, जो पूंजीवाद है उसकी पद्धति से कृषि करना, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आदि शामिल है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि वित्तीय खुलेपन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता भी महत्वपूर्ण मानी गई, अर्थात सब कुछ जो है प्राइवेट कर दिया जाता है अगर आप पूंजीवाद की तरफ संक्रमण करते हैं तो, चाहे राज्य की संपदा हो या किसी व्यक्ति की। जैसे हम भारत में देख सकते हैं, भारत ने कैसा मॉडल अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें भारत जो है साम्यवादी व्यवस्था को भी मानता है और पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर में पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं और जो पब्लिक सेक्टर है अर्थात जो सरकार के अंडर है वह जो है साम्यवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं। परंतु साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए। जैसे भारत में जो है धीरे धीरे हम जो है प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। जैसे भारत में अभी बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अचानक से कल बोले हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी है, तो ये आघात पहुंचा दिया गया, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे धीरे धीरे ही करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणाम। शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम शॉक थेरेपी को पढ़ रहे हैं, अर्थात शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो हर चीज़ को जो सरकार के अंडर है उसे जो है प्राइवेट कर देना, यही जो है शॉक थेरेपी का मेन उद्देश्य था। शॉक थेरेपी के निम्नलिखित 4 परिणाम निकले हैं। शॉक थेरेपी के कारण नागरिकों के लिए आजीविका कमाना कठिन हो गया। जब अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया तो नागरिकों के लिए रोजी रोटी कमाना कठिन हो गया। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल का काफ़ी अवमूल्यन हो गया। जैसे ही शॉक थेरेपी आई उसके बाद क्या हुआ कि जो रूसी मुद्रा है उसका अवमूल्यन अर्थात उसकी जो है मान्यता घटने लगी, और डॉलर जैसे हम सुनते हैं कि डॉलर जो है प्रतिदिन बढ़ता रहता है या डॉलर की जो है मान्यता ज़्यादा है, बट जो है उस टाइम रूसी मुद्रा की मान्यता घटने लगी। थर्ड पॉइंट है शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ने से महंगाई कई गुना बढ़ गई, अर्थात मुद्रास्फीति के बढ़ने से क्या हुआ कि महंगाई कई गुना बढ़ गई। ठीक है, शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई। जो व्यवस्था पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी अब वह किसके नियंत्रण में हो गई, अब वह निजी हाथों में चली गई तथा उसे औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शॉक थेरेपी है इसे अचानक नहीं करना चाहिए। यह क्या अर्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करने ही माना जाएगा। इसके कारण लोगों को आजीविका कमाना कठिन हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में काफ़ी अवमूल्यन हो गया। महंगाई, मुद्रास्फीति के बढ़ने से महंगाई कई गुना बढ़ने लगी। और लास्ट परिणाम क्या हुआ, औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई। ठीक है, और सारी व्यवस्था को जो है निजी हाथों में बेच दिया गया बहुत ही कम दामों पर। ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इसमें जो तीनों क्वेश्चन कराए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर ले अगर आप 12th CBSE के स्टूडेंट हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर मैसेज करें, आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा आसानी से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।